कम आ रही है, कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। दीपांशु, तैयारी कैसी चल रही है बच्चे? अच्छी चल रही है सर। आसिफ, आपकी? बेहद अच्छी चल रही है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आयना, रूल ऑफ रियल नॉमिनल पर्सनल पढ़ा हुआ है, आयना याद है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। दीपांशु, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग बोलें, उसके बाद एग्जांपल बोलने हैं, उसके बाद रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। The personal account is the account of living characters. For example, creditors, debtors, share capital, etc. Rule of personal account is एक बार जल्दी से बोलता debit is हूँ a receiver, हाँ credit is a बिल्कुल ठीक giver. बोला है। मैं पूरी बात दोबारा बोल देता हूँ जी। हमने बचपन में अकाउंट्स में पढ़ा था, एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसे क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री सिस्टम। टेक्निकली बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाता है, एक बार डेबिट में, एक बार क्रेडिट में। कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, तो डेबिट बोले तो लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटमेंट एंड क्रेडिट मींस राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट। और ये लेफ्ट और राइट क्या है, ऐसा आपने लेजर में पढ़ा था। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक और मेन बुक इन द फॉर्म ऑफ टी शेप इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ट्वाइस ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक प्रिंसिपल बोले तो डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ी सी बात और करते हैं, जर्नल का मीनिंग। अनन्या, जर्नल का मीनिंग बोलें। So it is a book in which the transactions are posted from the voucher. बढ़िया। तो व्यापारी चाहे 100 रुपए का बिजनेस करे, चाहे 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करे, हिंदुस्तानी हो कि अमेरिकन हो, सबसे पहले कॉमन रूल्स हैं, आपने बचपन में पढ़ा है। सबसे पहले वाउचर इकट्ठे करता है। वाउचर मींस द प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले वाउचर के बाद जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस पुस्तक में लिखता है उसे जर्नल बोलते हैं। वन मार्कर के लिए हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल मींस द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द वाउचर, जस्ट लाइक द रफ रजिस्टर। जर्नल से सारी एंट्रियां कहां पोस्ट करते हो? लेजर में। याद कर रखा है, प्रिंसिपल बुक और मेन बुक इन द फॉर्म ऑफ टी शेप बोले तो डेबिट एंड क्रेडिट इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड, नॉट रिकॉर्डेड। पोस्टेड दोबारा लिखा जा रहा है, कहां से? फ्रॉम द जर्नल। ये प्रोसेस रफ कॉपी फेयर कॉपी पूरे साल चलता है। एंड ऑफ द ईयर लेजर शुड बी क्लोज एंड बैलेंसेस ट्रांसफर टू। बैलेंस कहां उतारे जाते हैं? मेरा क्वेश्चन, जय सोनी, बैलेंस कहां उतारे जाते हैं? आसिफ, आसिफ, लेजर के बैलेंस कहां कैरी फॉरवर्ड? Trial balance. ट्रायल बैलेंस। सब नहीं बोल रहे। ट्रायल बैलेंस मीनिंग याद करो। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर व्हिच शोज द बैलेंसेस ऑफ लेजर टू फाइंड आउट द क्लरिकल करेक्टनेस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। और फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से फर्म की एफिशिएंसी का पता चलता है, यानी प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट जिससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो यहां पर हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद करे थे, मोस्ट कॉमन है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट इन्वॉल्व ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन टेंजिबल, इंटेंजिबल। सबको आता है, बस कोई भूल गया हो तो रिवीजन करा रहा हूं। एग्जांपल ऑफ टेंजिबल कौन बोलेगा? हिना, एग्जांपल ऑफ टेंजिबल। बिल्डिंग। Sir, building machines, और इसके अलावा एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल, गुडविल, Stock. पेटेंट्स, कॉपीराइट्स बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसके लिए आपने गोल्डन रूल याद करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, स्पेसिफिकली इन रियल अकाउंट्स। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसके बाद आपने याद करा है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एग्जांपल है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, सैलरी रिसीव्ड, वेजेस पेड, वेजेस के नाम से, डिस्काउंट के नाम से। अब अलाउड है तो खर्चा है, रिसीव्ड है तो कमाई है।
Golden rule in respect of debit and credit, specifically for the purpose of nominal account. Debit means all the, Hina bolo, debit means all the Debit means all the expenses and losses. Credit means all the profit and gains. प्रॉफिट एंड गेन्स. फिर हमने पर्सनल अकाउंट की बात करी बेस्ड ऑन लिविंग करेक्टर, फॉर एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स. मेरा क्वेश्चन शुरू होता है अनन्या, बैंक ओवरड्राफ्ट. आपको बताना है रियल, नॉमिनल, पर्सनल. बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट है. तो अभी अभी आपने एग्जांपल बोला था डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग, ये सब किसका रिफ्लेक्शन है? पर्सनल अकाउंट का. गोल्डन रूल, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर. इस पर बेस क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. मेरा क्वेश्चन पुनीत से, आउटस्टैंडिंग सैलरी रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्या बताएं? पुनीत के जल्दी बोलना है. आदित्य आप बोल सकते हो, आदित्य देव. आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों, 2 साल से आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स है आपके पास, बिल्कुल बेसिक. पर्सनल अकाउंट. रिद्धिमा बोल रही है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? आसिफ, पता चल रहा है बच्चे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, भैया आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड. खर्चा तो हो गया लेकिन पे नहीं करा. कल को देना है. किसको देना है? जिंदा को. मरे हुए को तो दे ही नहीं सकते. तो लिविंग करेक्टर बोले तो पर्सनल अकाउंट. मेरा क्वेश्चन फिर दोबारा शुरू होता है. हिना पूछ लूं? Yes, sir. कॉपीराइट रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जल्दी बोलना है. Nominal. ए बच्चे, अरे भैया क्या गड़बड़ हो रही है? Sir, हिना real account. है? हिना कॉमर्स स्टूडेंट ही हो ना बच्चे? Yes, sir. तो भैया मैं तो अभी रिवाइज कराया है. 11 12 आपके अकाउंट्स के कंसेप्ट हैं. अरे अभी आपको बताया पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको आप अपनी बैलेंस शीट में लिखते हो असेट साइड में, बट फिजिकली ये नहीं होते हैं. बोले तो इंटेंजिबल असेट्स. और जो इंटेंजिबल है वो क्या है? किसका पार्ट है? टेंजिबल, इंटेंजिबल. हिना, अरे कहाँ गया बच्चा, बोल नहीं रहा. अरे टेंजिबल, इंटेंजिबल अभी बताया मैंने. रियल अकाउंट इन्वॉल्व ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. अनन्या बात याद आ रही है बच्चे? Yes, sir. तो ये इंटेंजिबल है भैया, ये गड़बड़ वाला काम मत करो. मैंने पहले भी कहा था, एक बार रिवाइज कर लो भैया. ग्रेजुएशन में आपने कॉमर्स स्ट्रीम से ही करना है, चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीए हो, बीबीएस हो, बीएफआई हो. तो ये इतना गड़बड़ कैसे? चीजें बेसिक जो है वो तो मालूम होनी चाहिए. और भूल गए हो तो रिवाइज कर लो. और अभी अभी मैंने सामने बोला है और आप लोग ऑलरेडी करके आए हो. तो ये गड़बड़ वाला काम ना करो जी कोई भी. रिद्धिमा पूछूं? यस सर. बैंक बैलेंस रियल, नॉमिनल, पर्सनल? सर पर्सनल. बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात. एजेंट है आपका, आपके ब्याह पर पैसे की कलेक्शन और पेमेंट का काम करता है. बोले तो लिविंग करेक्टर, पर्सनल अकाउंट. सर बैंक बैलेंस तो रियल होगा ना? बैंक बैलेंस रियल होगा. ये गड़बड़ मत करना. अरे बैंक बैलेंस में बैलेंस अकाउंट कौन सा खोलेंगे? बैंक अकाउंट खोलेंगे. दीपांशु बैंक अकाउंट लिखेंगे ना, जो अकाउंट बनाएंगे लेजर. यस सर. तो बैंक Yes, तो sir. रियल करेक्टर है बच्चे. बैंक तो नॉमिनल पर्सनल करेक्टर है, जिंदा आदमी है जो हमारे ऑर्डर पर लोगों को पैसा देगा, हमारे ब्याह पर पैसा कलेक्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा. ये गड़बड़ कैसे हो रही है दीपांशु? सर बैंक एक फॉर्म ऑफ कैश है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो असेट नहीं है वो, असेट होना चाहिए. इतनी भैया तुम 11th भूल गए. मैंने कहा था किताबों की रिवीजन कर लो. कैश आपका रियल है, टेंजिबल है. अरे बैंक तो आपका एजेंट है बच्चों. आपके बिहाफ पर दुनिया भर का पैसा कलेक्ट कर रहा है, लोगों को पेमेंट कर रहा है, आपके ऑर्डर पर चेक काट के दे रहे हो. लिविंग करेक्टर है बच्चे. अभी अच्छा, आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिविंग बोल रहे थे और बैंक को आप रियल बोल रहे हो. बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ देना है उसे. अच्छा, उससे लेना है, ये कह सकते हैं. बैंक अकाउंट में बैलेंस है हमारा, उससे लेना है, ऐसे कह सकते हैं. बैंक बैलेंस में इतना ही फर्क होता है कि बैंक बैलेंस प्लस का बैलेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस है. बात तो एक ही है, अकाउंट तो एक ही है. बैंक बैलेंस को असेट में लिख रहे होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी में लिख रहे होते हैं. वो माइनस का फिगर है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, माइनस का बैलेंस हो गया. दीपांशु
यस सर। सर वो थोड़ा ऐसा लग रहा था, एसेट्स में आता है ना, एसेट होता है, इसलिए मैंने एसेट वाला रूल लगा दिया। भैया मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये रिवीजन का काम कर लो, ग्रेजुएशन में भी फायदा होना है, मास्टर में भी फायदा होना है, आगे के एंट्रेंस एग्जाम इन फ्यूचर में आप जो भी दोगे मास्टर डिग्री के लिए, बहुत कॉमन सी बात है। तो जो कर रखा है उसमें भूल चूक वाला काम खतरनाक है। जिसको आता ही ना और गलती कर दे तब कहेंगे भैया आता ही नहीं था, और आते हुए आप गलती कर दो सिर्फ लापरवाही, लापरवाही कहेंगे इसे। और जबकि मैंने कहा था सारे टॉपिक रिवाइज करो। हिना बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो भैया ये गड़बड़ वाला काम नहीं होना चाहिए। मैं अगली क्लास में फिर पूछूंगा। इकोनॉमिक्स 11 12 दोनों की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और आपका अकाउंट्स, जिसमें मुझे बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछने हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। कंपनी एक्ट ओरिजिनली कब बना था हिंदुस्तान में, जय सोनी? 1954. 54 है भगवान। आए ना आप बताना, कंपनी एक्ट 19 हिना बोलो 1956 में कंपनी एक्ट बना था बच्चों। पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 19 पूरी क्लास 52. 32। और कंपनी एक्ट का मॉडिफाइड वर्जन 2013। आदित्य क्वेश्चन पूछो, बोल पाओगे? कोशिश जरूर करो आदित्य। अनन्या आप बोल पाओगे? Yes, sir. ओपीसी की फुल फॉर्म बोलो। अरे कंपनी एक्ट 1 2013 person company. 1 पर्सन कंपनी। और बात पूछता हूं पूरी क्लास, 1 पर्सन, पहले आंसर अनन्या देगी। 1 पर्सन कंपनी के अलावा मैंने बताया था स्मॉल कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2016 मैंने बताया, 2013 मैंने बताया था स्मॉल कंपनी नया है, इंपॉर्टेंट है। अनन्या बता सकते हो? मैंने तो सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। कंपनी एक्ट 2013 मॉडिफाइड है, इसके अकॉर्डिंग नए नए प्रोविजंस आए हैं, जिसमें से एक प्रोविजन ऐसा है जिसमें कंपनी एक अकेला आदमी चला सकता है, उसे बोलते हैं ओपीसी। फुल फॉर्म मांगता है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। दूसरी बात मैंने बताई कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग नया शब्द आया स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी तो टेक्निकली स्मॉल कंपनी का मतलब आपको बताना है उसमें टर्नओवर कितना होना चाहिए। मैंने याद कराया था, अरे याद आ रहा है आपको आसिफ? टर्नओवर की बात करी थी और कैपिटल की बात करी थी, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। आसिफ याद आ रहा है? मैंने बताया था। दीपांशु पूरी क्लास? हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया, Yes, sir. मैंने बताया था जिस कंपनी का कैपिटल मैक्सिमम अप टू 50 लाख और टर्नओवर मैक्सिमम अप टू, जल्दी बोलो। Less than 20 crore. तो बच्चे गड़बड़ हो गई, 5 करोड़ लिखवाया था। सर वो 20 भी लिखवाया था आपने नहीं कहीं पे। नहीं, कहीं पर लिखवाया होगा, बात अलग है। ये मिक्स मैच मत करो भैया। स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड कंपनीज एक्ट 2016 3 टर्म्स नई आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। पहली बात ओपीसी, अनन्या बोलना ओपीसी की फुल फॉर्म। 1 person company. तो कोई भी आदमी 1 पर्सन कंपनी बना सकता है मॉडिफाइड कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। दूसरी बात बताई, नया प्रोविजन आया स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी में वो क्या पूछेगा? दो ही बातों में से एक बात पूछ सकता है कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 लाख, स्मॉल कंपनी कहेंगे उसे, और उसका टर्नओवर एक साल में मैक्सिमम अप टू 5 करोड़। अनन्या याद हो गया? Yes, sir. एक और बात याद कराई थी मैंने, मॉडिफाइड कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। डिफेंट कंपनी, नाम बोलना दोबारा अनन्या। So defunct company. डिफंट कंपनी का मतलब होता है जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए बनाई जाती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए, एट प्रेजेंट इनएक्टिव होती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए बनाई जाती है। या फिर वो पूछेगा पर्पस क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हो सकता है, एट प्रेजेंट वो इनएक्टिव होती है। और तीसरी बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये मत बोलना क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बोले तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनको अगर आपने अपने यहाँ मेंटेन करना है तो उसके लिए भी बनाई जाती है, आईपीआर को मेंटेन करने के लिए भी बनाई जाती है। दीपांशु याद हो रहा है डिफेंट कंपनी? यस सर। थोड़ा सा और डिस्कशन करते। अब ये बीएसटी का मैटर है, ये मालूम होना चाहिए बच्चों। कंपनी में सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? नितिन आप ट्राई कर सकते हो। मिनिमम मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पूरी क्लास। 7. सर 2 सर 2 होने चाहिए, पब्लिक में 7। 2 होने चाहिए भैया। ये अरे था ना आपके कोर्स में, मुझे तो याद है, था आपके। Yes, sir, था. तो मैंने पढ़ने के लिए कहा था, तो इसका मतलब रीड नहीं करा आपने बेसिक बातें। अनन्या तो वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई दो अरे पब्लिक और प्राइवेट के नंबर में. देखो, ये तो हमेशा के लिए बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। वाइवा में, कहीं इंटरव्यू में, जॉब के वक्त कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो ये गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए कभी भी, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पहली बात, मिनिमम मेंबर्स में पूछ रहा था, आपने बताए 2, सब याद कर लो 2। मैक्सिमम की संख्या पूछना चाह रहा हूँ, आयना। मैक्सिमम मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड। सर 200 बिल्कुल बढ़िया, अरे बिल्कुल बढ़िया। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। सर पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप के अंदर? 50 पार्टनरशिप के होते लिए हैं। भी आता हूँ। पार्टनरशिप के, अच्छा पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो बता देता हूँ। कंफ्यूजन रहती है सर यहाँ पर, पहले कंफ्यूजन पार्टनरशिप की रहती है इन बात कर दोनों लेते में। हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंडिया में प्रोविजन बने हुए हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? कम से कम 2, मिनिमम 2 होने चाहिए। जब ये पार्टनरशिप एक्ट बना था, अरे अब ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, अभी वाली बात उसके बाद बताऊंगा, याद कर लो सारे। मैक्सिमम मेंबर्स अगर बैंकिंग कंसर्न है तो मैक्सिमम 10 होने चाहिए, और अदर देन बैंकिंग है तो 20 होने चाहिए। लेकिन ये घटना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, इसकी बात खत्म। अब इसको हम मॉडिफाइड आज की बात करते हैं। आज की बात करते हैं। आज की डेट में कंपनी एक्ट में मेंशन कर दिया गया है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप, और वहां मेंशन कर रखा है कि पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं, मैक्सिमम 100 हो सकती है। पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम 100 हो सकती है, जिसे सरकार चाहेगी तो अनाउंस करेगी। लेकिन सरकार ने इस 100 की जगह मैक्सिमम लिमिट आजकल 50 रखी हुई है। आजकल सरकार ने 50 रखी हुई है। तो सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग हो सकते हैं? 50। दीपांशु ये बात क्लियर हो गई? यस सर ये लेकिन बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फर्म्स के लिए। दीपांशु मेरे पास आवाज नहीं आई। सर जैसे ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों इंस्टीट्यूशन के लिए है। बैंकिंग के लिए, हाँ दोनों के लिए एक ही रखी है। सरकार ने प्रोविजन चेंज कर दिए हैं, और सरकार चाह के इसे बढ़ा सकती है मैक्सिमम अप टू 100। सरकार 100 से ऊपर कर नहीं पाएगी, 100 तक लेके जा सकती है। एट प्रेजेंट 50 है। जब भी क्वेश्चन आए 50 को टिक करना है, एट प्रेजेंट सिनेरियो। और बैंकिंग एक्ट 1932 अच्छा, लगा ओके दे सर। तो 10 और 20 टिक करने हैं। 10 और 20 बैंकिंग के लिए 10, अदर देन बैंकिंग 20। ये क्लियर हो गया दीपांशु? यस सर। तो मैं भी वापस आ रहा हूँ जी उसी टॉपिक पर। प्राइवेट लिमिटेड, मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। मेरी बात हो रही है डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर जो अपॉइंटमेंट होती है प्राइवेट लिमिटेड में, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? हिना 2 मिनिमम है जी, 2 बिल्कुल बढ़िया, सारे याद कर लो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पहले बात समझा देता हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको मालूम है, फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी मालिक की अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म की इंसॉल्वेंसी हो जाए या लाइबिलिटी मोर देन एसेट्स हो जाए किसी भी कारणवश, तो ऐसी कंडीशन में उसकी पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी कर्जा चुकाया जा सकता है। आए ना, बात समझ में आती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यस सर। तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। यहां पर मुझे बताओ लाइबिलिटी कितनी होती है मालिकों की? आए ना, अनलिमिटेड होती है आए ना, आपकी आवाज नहीं आई बच्चे। सर इसका आइडिया नहीं है। अच्छा अनलिमिटेड होती है पूरी थोड़ा सा आज साउंड स्पीकर की कुछ दिक्कत है, तो थोड़ा लाउडली बोलना। अनलिमिटेड होती है अनलिमिटेड बोल रहे हो, गलत है। हे भगवान, अनलिमिटेड कह रहा हूँ हाँ लिमिटेड वाली बात ठीक है, लिमिटेड वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो सारे अरे किसी आदमी ने 10 रुपए के मल्टीपल में शेयर्स होते हैं। जिस आदमी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं कंपनी में शेयर्स में, तो 1 लाख रुपए का मालिक है, तो उसकी लाइबिलिटी बस 1 लाख रुपए तक की है। उसके पर्सनल असेट्स को बेचकर कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। बिल्कुल कॉमन सी बात है। हिना ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। अभी बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, मिनिमम मेंबर्स
ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? 7. बढ़िया, पुनीत ने सही बताया। अरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स। आसिफ, मैक्सिमम नंबर्स बता दो, मैक्सिमम कितने मालिक हो सकते हैं मेंबर्स? भैया नहीं पता। और कोई Infinite. हाँ, नो लिमिट। अरे मिनिमम प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड में 7 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट, जितने मर्जी हो सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है? मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा बताओ। प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेटली एक कंपनी ओनर चलाता है, पब्लिकली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें हिस्सेदारी होती नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक में 50% ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास होता अरे अब गड़बड़ हो रही है, अभी गवर्नमेंट बीच में मत लेके आओ, गड़बड़ मत करो। है। सर गवर्नमेंट की कंपनी में शेयर्स होते हैं, शेयर्स लिस्ट नहीं करा सकते। हाँ, ये शेयर्स लिस्ट नहीं करा सकते, बढ़िया बोल रहा है। वेलफेयर और फ्री ट्रांसफर नहीं होता शेयर्स का। हाँ बिल्कुल, यही वाली बात और याद भी करो सारी। वेलफेयर भी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट टारगेटिंग। आज थोड़ा सा माइक की हमारे पास दिक्कत है, तो मैं बात पूरी कर रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं कराया जा सकता। अरे स्टॉक मार्केट, अनन्या समझ पा रहे हो बच्चे? Yes, sir. अनन्या, बीएससी की फुल फॉर्म बोलो। स्टॉक मार्केट का नाम ले रहा हूं मैं, बाजार। Bombay Stock Exchange, एक और बताओ, एनएससी। National Stock Exchange. तो इस तरह के मार्केट में शेयर को लिस्ट नहीं किया जा सकता, यानी नॉर्मली पब्लिक के द्वारा सेल परचेज ऑफ शेयर्स नहीं हो सकती। लेकिन फैमिली मेंबर्स या कोई शेयर का मालिक है तो वो दूसरे आदमी को लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने शेयर्स बेच सकता है, लेकिन पब्लिकली सेल परचेज नहीं हो सकती। डीमेट अकाउंट, पब्लिकली का मतलब डीमेट अकाउंट के थ्रू सेल परचेज नहीं हो सकती। डीमेट की फुल फॉर्म पूरी क्लास जल्दी। Dematerialization account. तो वो आप सेल परचेज नहीं कर सकते ओपनली। तो कोई मालिक ऑलरेडी शेयर्स का मालिक है प्राइवेट लिमिटेड में, अपने शेयर्स रिलेटिव्स में किसी को बेचना चाहे लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू बेच सकता है, बट लिमिटेशन से। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कराए जा सकते हैं, सेल परचेज की जा सकती है। ये बड़ा डिफरेंस है जो पेपर में वो टिक करा सकता है। मेन बातों का डिस्कशन करना चाह रहे थे। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही थी, मिनिमम 7 की बात करी, मैक्सिमम नो लिमिट। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पुनीत कुंद्रा, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? मैक्सिमम की तो लिमिट है नहीं जी। 10. अरे पूरी क्लास 3 directors. 3 डायरेक्टर्स ही ना, ये बात बिल्कुल ठीक बोल रही है। 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए। इसके अलावा एक और डिफरेंस की बात बता देता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कमेटीज बनाना मैंडेटरी नहीं होता। कमेटीज, ऑडिट कमेटी बनाओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमेटी बनाओ, वो प्राइवेट लिमिटेड में कंपलसरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में कोई भी काम करना है कमेटियां बनाकर करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। वापस आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पर। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या फर्क होता है? पीएसयू जिसमें सरकार मालिक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से ओन करती है पीएसयू में, और पब्लिक पूरी तरह से बोलना गलत है। अरे पूरी तरह से बोलना गलत है। 51% शेयर्स पर कब्जा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनलाइज बैंक मिलकर इकट्ठा कर ले, या कोई एक इंडल्ज हो जाए, तो उसे हम पीएसयू बोलते हैं। और पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, लिमिटेड वर्ड नहीं लगता। दीपांशु क्लियर? पीएसयू में लिमिटेड वर्ड नहीं लगता सर? पीएसयू में नहीं लगता, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर है जी? अच्छा सर, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयूज में आती है? गवर्नमेंट कंपनी है कोई, हाँ 51% शेयर, वो पीएसयू में थोड़ी ना? पीएसयू तो है, वो वही तो है पीएसयू। क्लियर? अच्छा यस सर, ओके। हाँ जी, एक बार दोबारा पूछूंगा। तो पीएसयू तीनों को कहते हैं ना? तीनों को पीएसयू कहते हैं ना? है जी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, तीनों को पीएसयू कहते हैं। हाँ, एक बार दीपांशु दोबारा बता दो, स्मॉल कंपनी क्या? सब बच्चे रिवाइज कर लेंगे। सर जिसमें ओवरटर्न लेस देन 5 करोड़ होती है और कैपिटल लेस देन 25 लाख होती है। अरे 50 लाख से कम। 50 लाख। स्मॉल कंपनी न्यू प्रोविजन है, न्यू गाइडलाइंस है एज पर द मॉडिफाइड कंपनी एक्ट 2013। तो एग्जाम के लिए आते हैं जी। तो एक बार ये 5 ईयर प्लान का डाटा मैंने सामने लिखा हुआ है, वैसे तो सबको याद ही होगा, हमने बचपन में डिस्कस करा था, फिर भी एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने
डेवलपमेंटल ग्रोथ के लिए मिक्स इकोनॉमी का पाथ सेलेक्ट करा। उसके बाद दूसरी समस्या थी हम अपने आप को स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा। याद कर लो 1950, आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, आए ना बताओगे, पीसी महलनोबिस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सामने याद कर लो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, 51 टू 56, टारगेट क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। परसेंटेज याद करने का काम नहीं है एमसीक्यू में, देखो एमबीए का पेपर हो तो परसेंटेज भी याद करनी पड़ेगी। सेकंड 5 ईयर प्लान का मुद्दा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 56 से 61। यहाँ पर सरकार अनाउंस कर रही है आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। मैंने बचपन में याद कराया था आईपीआर, जिसमें टोटल 3 शेड्यूल से 3 चैप्टर से, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए इंक्लूड कितनी इंडस्ट्रीज, जल्दी बोलो। 17. शेड्यूल ए इंक्लूड 17 इंडस्ट्रीज 17. एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। शेड्यूल बी इंक्लूड, बोलो जी, 12. 12 industries progressively owned by the state, for example fertilizers, metals की बात करी थी हमने यहाँ। और schedule C involve rest of the industries captured by the private sector but controlled by the government through the, बोलो जी, industrial act 1951 या लाइसेंसिंग राज, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66। यहां पर प्रॉब्लम थी पूरे देश में, दो अटैक। कोई बताएगा 62 अटैक किसके साथ, 1962? China. सारे याद कर लो, ये अपने आप में अलग से क्वेश्चन है। 62 में चाइना ने अटैक करा, चाइना ने मोर देन 50,000 स्क्वायर की बहुत बड़ा एरिया हमारा छीन लिया था पहाड़ों का। और उसके बाद 65 का अटैक, बोलो किसका, अरे 1965 पाकिस्तान का। सर जो एरिया छीना था उसका काफी बड़ा एरिया अभी भी उन्हीं के पास है ना, जो एरिया छीना था उनका, उसका काफी बड़ा एरिया अभी भी उन्हीं के पास है ना। हाँ, अभी वो जितना एरिया छीना था, हम तब से लेकर आज तक 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाए हैं, क्योंकि पावरफुल है, हम कभी बोल ही नहीं पाए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हम बोलते हैं तो वीटो पावर चला देता है वो अपनी। अच्छा, ओके सर। सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है उसकी, हालांकि हम भी मेंबर बन चुके हैं एट प्रेजेंट। टोटल 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनओ की। अरे यूएनओ की फुल फॉर्म बताओ। United Nations. यूएनओ डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में पीस और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर 5 कंट्रियां वीटो पावर के साथ सिक्योरिटी काउंसिल में अवेलेबल हैं, 5 कंट्रियां। इसके अलावा 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर है जो सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किए जाते हैं। हिंदुस्तान कई सालों से सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है, लेकिन उसके पास वीटो पावर नहीं है। तो हम कोई भी एजेंडा उठाते हैं और चाइना उन 5 कंट्रियों में से कोई भी मना कर दे तो बस बात बेकार हो जाती है, डिस्कशन ही नहीं हो पाता। तो उनके पास वीटो पावर है, तो हम कभी उसको मैटर को उठा ही नहीं पाए। अभी भी गलवान घाटी है, तो हमें हमेशा बैकफुट पर रहना पड़ता है। वापस आते हैं जी। तो ये इस तरह के टोटल 5 ईयर प्लान याद कर लो जी। टोटल 5 ईयर प्लान कितने, अरे सामने लिखा हुआ है टोटल 5 ईयर प्लान, बताओ बच्चों। 12. 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान पूरा हुआ ही नहीं था। उससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार हार गई थी, जिसे यूपीए गवर्नमेंट को बोला जाता था। एनडीए जीत के आ गई है और उसने आते ही पूरा सिस्टम रीस्ट्रक्चर कर दिया। हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके नया नाम रख दिया नीति आयोग। तो 12th 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हुआ था और यहाँ इसको रिस्ट्रक्चर करके नीति आयोग और 15 साल का कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये नीति आयोग किस साल में बना, बस ये ईयर बता दो। 2014। और भी मैंने याद कराया था। अरे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, पूरी क्लास? प्रेसिडेंट ऑफ Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर। तो ये इतना गड़बड़, देखो आता भी है फिर भी गलत बोल रहे हो। अब सामने क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जरा जल्दी जल्दी बोलेंगे जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल असेट्स? ऐसी असेट जिसकी फिजिकल शेप नहीं होती, एग्जिस्ट करती है, असेट्स में दिखाते हैं। जल्दी बोलो सामने। गुडविल। देखो अब ये आंसर गुडविल पेटेंट दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन हम पहले वाले को टिक करेंगे, पहले वाले को गुडविल को टिक करेंगे। बिजनेस मीन्स, मेरा क्वेश्चन दीपांशु से। The business regular transaction of sale and purchase
अरे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आप जो बोल रहे हो मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप तो 4 Industry, trade and commerce. सर मेरे को बाइंग एंड स्क्रीन सेलिंग ऑफ गुड्स। स्क्रीन थोड़ी कम विजिबल हो रही है सर, इसलिए ऑप्शन दिख नहीं रहे। अच्छा, अरे अनन्या स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है बच्चे? Yes, sir. तो बच्चों वो कह रहा है बिजनेस क्या है, तो मैंने बी वाला ऑप्शन है करेक्ट। अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन बी वाला एब्सोल्यूट है। ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अरे बिजनेस मींस इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, सबकी बात हो रही है। तो मैं एक एक करके चर्चा करना चाहूंगा। इंडस्ट्री का मतलब कौन बताएगा? पुनीत, इंडस्ट्री क्या होती है? अरे इंडस्ट्री बोले तो किसी भी ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। क्लियर है हिना? इंडस्ट्री रेफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। Yes, sir. ट्रेड बोले तो हिना, ट्रेड Buying and selling of goods. टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। ट्रेड में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। सेम प्रोडक्ट को 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 12 रुपए में बेच रहे हैं, ये ट्रेडिंग है। लेकिन रॉ मटेरियल को खरीद कर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बाजार में बेचना, ये इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री का काम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। पूरी क्लास एक और शब्द रह गया, कॉमर्स। ये कॉमर्स क्या होता है अनन्या, बोल पाओगे? कॉमर्स Services required for promoting the कॉमर्स को बोलते हैं एंसिलरी यूनिट। एंसिलरी यूनिट बोले तो भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर के घर तक गुड्स को पहुंचाने में जितनी भी नेटवर्किंग होती है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से बोल रहे हैं, वो सारा कॉमर्स का काम है। अनन्या क्लियर बच्चे? Yes, sir. तो इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स वाइडली एक्सेप्टेड एज सर ए बिजनेस। इसमें सर इसमें बिजनेस मींस पूछ रहा है, ये तो बिजनेस इंक्लूड्स हो गया ना? हाँ, तो बिजनेस में इंडस्ट्री भी शामिल है, ट्रेड। अरे ट्रेड, जो ट्रेडर है वो बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताओ। शामिल। हाँ सर वो तो सही बात है, मैं ये कह रहा हूँ इसमें बिजनेस इंक्लूड्स पूछता तो ये लिखते हैं, ये बिजनेस मींस बोल रहा है तो बाइंग एंड सेलिंग लिखना चाहिए। ग्रामर कभी भी एमसीक्यू में ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता। वो कह रहा है बिजनेस का मतलब क्या है एक्यूरेट, तो पहला शब्द है ट्रेड। तो ट्रेड भी बिजनेस होता है, गलत नहीं है ट्रेड। लेकिन बी में कह रहा है इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये तीनों भी बिजनेस है। प्रोफेशन एंड सर्विस, और आखिरी में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। खाली बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट करता है बच्चों, जबकि इंडस्ट्री भी अपने आप में बिजनेस है, कॉमर्स भी अपने आप में बिजनेस है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली कंसर्न एरिया ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। यस सर, ओके। तो यहाँ आगे चलेंगे। देखो अगले लाइन में दीपांशु देख पा रहे हो, कॉमर्स प्रोवाइड। यस सर, कॉमर्स प्रोवाइड। तो बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव होगा। बढ़िया भैया, वैसे तो ऑल ऑफ द अबव आ जाए तो 99.9% आंसर वही होता है। तो प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, मोबिलिटी ऑफ लेबर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपसे बचपन की बात पूछूंगा। हमने बचपन में याद करा था प्रोडक्शन, बोले तो इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। इस दुनिया में प्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, ही ना? बताओ। चेंज Sir, change in shape, चेंज इन प्लेस, change in place and change in nature. नहीं, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम 3 बातें बताई थी। प्लेस चेंज कर दो, यूटिलिटी बढ़ जाए, टाइम चेंज कर दो, यूटिलिटी बढ़ जाए, शेप चेंज कर दो, यूटिलिटी बढ़ जाए, नोन एज प्रोडक्शन। 3 बातें क्या बोली है ही ना? दोबारा बोलना। Sir, change in place, change in time और change in शेप। भूल गई। शेप का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शेप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, शेप चेंज हो रही है। आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस एक्टिविटी? पुनीत, बिजनेस एक्टिविटी। A shopkeeper selling goods and services. बढ़िया बात। अरे एक्टिविटी, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स एंड बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर पुनीत से ही, एक्टिविटी ऑफ लॉयर, लॉयर की एक्टिविटी क्या है? प्रोफेशन है भैया। यस, यही पूछना चाह रहा था, ये प्रोफेशन है। एक्टिविटी ऑफ डॉक्टर क्या है? जल्दी बोलो। वो ही प्रोफेशनल है। प्रोफेशन है। आगे चलेंगे जी। Which one of the following is not an economic act? बच्चों बचपन में याद करा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 3 बातें याद करो। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बोल रहा हूं, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी बात याद करो, सेल्फ इंटरेस्ट। अरे आपके पेरेंट्स बाजार में जाकर पैसा कमा के ला रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है। नंबर 2, क्या बताया मैंने? मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरी बात बता रहा हूं, बायलेटरल होती है। बायलेटरल समझ नहीं आ रहा, 2 वे होती है। जमीन दे के आओ, बदले में लगान लेके आते हो।
लगान नहीं समझ में आ रहा तो रेंट लेके आते हो, किसी को पैसा देके आ रहे हो बदले में इंटरेस्ट लेके आ रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो बदले में वेजेस लेके आ रहे हो, तो टू वे होती है, बायलेटरल होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। और जब ये चल रहा है तो दूसरी भी बात याद कर लो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहली बात कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दूसरी बात बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स पर बेस्ड होती है। सेंटिमेंट्स बोले तो अब रिलीजियस सेंटिमेंट हो, पर्सनल सेंटिमेंट, अरे माता खाना बना के खिला रही है, पर्सनल सेंटिमेंट है, बच्चे को लाइफ में सक्सेस होता हुआ देखना चाहती है तो बेटर करना चाह रहे हैं बच्चे के लिए, पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे में नापा नहीं जा सकता, सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट, देशभक्ति की बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एरिया, एक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सेल्फलेसनेस होती है। अरे पेरेंट्स आपको खाना बना के खिला रहे हैं तो वहां सेल्फलेसनेस की बात होती है। तो जहां सेल्फलेसनेस की बात आ जाती है, पैट्रियोटिक फीलिंग है, सेल्फलेसनेस की बात है, पैसे में नहीं नापा जा सकता। दीपांशु क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर। तो आईना को जवाब देना है, यहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? So student reading a book. बढ़िया बात, स्टूडेंट रीडिंग ए बुक कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, आईना वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, So earn profit by creating customers. देखो वैसे तो अर्न प्रॉफिट भी ठीक है। अब यहाँ कोई बच्चा कहे भैया बिजनेस में वैलिड ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया आ रहा है। और देखो क्रिएट कस्टमर्स, कस्टमर की भी कस्टमर ही तो ढूंढने होते हैं, और कस्टमर की क्रिएशन के साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन व्यापारी का मेन टारगेट होता है। तो डमरू सबसे बढ़िया आंसर है। दीपांशु समझ आ रहा है? अर्न प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग कस्टमर्स। यस सर। तो यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर डमरू। दीपांशु, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? Household selling his car. है जी? Yeah, option C. यस सर, हाउसहोल्ड सेलिंग इज कार। सेलिंग ए कार। भैया कोई हाउस होल्ड अपना पूरा घर बेच दे कि अपनी गाड़ी बेच दे तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। हालांकि उसे मुनाफा हो सकता है, लेकिन ये बात बिजनेस, अरे बिजनेस एक्टिविटी में आपने मुझे बताओगे बिजनेस एक्टिविटी क्यों नहीं है? अरे 2 लाख रुपए की गाड़ी डेली ये करना regular नहीं चाहिए, है। डेली करता तब होती है दिस business इज अ वेरी activity। इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अरे ये रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस एक्टिविटी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर। बढ़िया बात, बढ़िया बात। पुनीत, अगला क्वेश्चन आपके लिए। देयर मस्ट बी डीलिंग इन ए बिजनेस, देयर मस्ट बी डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। बढ़िया, गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है जी। आए ना, आपका नंबर है। लॉयर प्रैक्टिसिंग इन ए कोर्ट, Profession. प्रोफेशन। हिना, प्रोफेशन मींस So the service is provided by a specialist. स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, बढ़िया बात जी। अच्छा मुझे बताओ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत किसे होती है, प्रोफेशनल्स को या बिजनेसमैन को? Professionalist. प्रोफेशनलिस्ट के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और बिजनेसमैन मे बी पॉसिबल, मतलब Not compulsory. हाँ, नॉट कंपलसरी। तो 11th क्वेश्चन ही ना, इंडस्ट्री इन विच नेचर प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। Primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग बोल दो। रिलेटेड टू Related to the nature. नेचर या एग्रीकल्चर एंड इट्स एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज एंड माइनिंग, वो माइनिंग, सेक्शन। माइनिंग, क्वायरिंग, बिल्कुल जी। दीपांशु, आपका क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। फॉर अ सर जॉइंट स्टॉक कंपनी। बढ़िया बात। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक मालिक होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ और बातें पूछ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी, अरे कंपनी में लायबिलिटी ज्यादा, असेट्स कम हो जाए, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में घर बेच के पैसे चुकाए जा सकते हैं मालिक के, इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, पूरी क्लास। Unlimited. आए ना, ये बात समझ में आ गई? लायबिलिटी, Yes, sir. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में घाटा हो जाए, अनफॉर्चुनेटली इंसॉल्वेंसी अनाउंस हो जाए, तो मालिक के घर को बेचकर, उसकी पर्सनल असेट्स को बेचकर लोगों की लायबिलिटी को पे ऑफ किया जा सकता है। ऐसे ही मैं अगली बात करूंगा। पहले तो बताओ पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 32. मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम आज के हिसाब से भी बताया मैंने, मैक्सिमम कितने?
100. ए बच्चे, अरे 100 नहीं टिक करना, सरकार के अकॉर्डिंग 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। सरकार कल को इसको चेंज करना चाहे तो 100 तक लेके जा सकती है। 50 टिक करना है आपने। अगली बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एंड पार्टनर्स, अरे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंसी होती है। मैंने शब्द बोला है म्यूचुअल एजेंसी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड? आए ना? अनलिमिटेड। आए ना? हाँ सर, लिमिटेड ही रहती। लिमिटेड। So पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है जो लिखा हो इसमें। सर अनलिमिटेड नॉर्मली तो होती है। नॉर्मली हम अनलिमिटेड ही बताएंगे, Unlimited आपको होती है। किसी नॉर्मली सारे स्पेसिफिक याद कर सिचुएशन लो, में होती है। अनलिमिटेड होती है। मैंने अभी भी एक शब्द बोला, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में ना ये म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल, एक पार्टनर की वजह से फायदा हो सब आपस में शेयर करेंगे, एक की वजह से नुकसान हो जाए सब शेयर करेंगे। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है अभी दोबारा बोलना, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला है ना? म्यूचुअल एजेंसी। एक की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, पार्टनरशिप फर्म में इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सारे अच्छा 3 पार्टनर्स है, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, उसके बाद पार्टनर्स को कहा जा रहा है घर बेच के लाओ, 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में तीसरा पार्टनर एक बचा है, उसके घर को बेच के पेमेंट करी जाएगी। क्यों? म्यूचुअल एजेंसी है। वो सारा का सारा घाटा या तो तीनों शेयर कर लो और तीनों में से बाकी 2 इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर तीसरे को झेलना पड़ेगा। ये कॉलेज में जाके पढ़ोगे, गार्डनर वर्सेस मरे रूल। क्या बोला है मैंने नियम? आए ना, बोल पाओगे? सर दोबारा बोलना एक बार। गार्डनर वर्सेस मरे रूल। सर गार्डनर वर्सेस मरे रूल। हाँ, ऐसा पढ़ोगे आप पार्टनरशिप में, बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो वापस आते हैं जी। तो सर बस जो पीपीपी होती है, पार्टनरशिप लिमिटेड होती है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अच्छा, उसमें नहीं अब होती ये है और बच्चा सब में होती है। अरे अभी ये बच्चा एक और बात करना चाह रहा है तो सुन लो। एलएलपी की बात कर रहा है, एलएलपी की फुल फॉर्म बोलो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सारे याद कर लो, एलएलपी की फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, क्वेश्चन शुरू होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं दीपांशु? सर 2। मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम कितने होते हैं 50। दीपांशु? आवाज नहीं आ रही। सर 50 होते हैं। नहीं पता नो नहीं मुझे। लिमिट। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। कहां पर? आरओसी। अरे आरओसी समझते हो? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यस सर। आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। और यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने पैसे लगा रखे हैं। नाम से ही पता चल रहा है एलएलपी। दीपांशु ये याद हो गया? यस सर। आगे चलेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर हाँ सर, ऊपर वाले में एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होती है ना, पर एलएलपी में एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होती है ना लायबिलिटी? नहीं, एक पार्टनर कैसे? सबके पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की पोजीशन एक जैसी है। सारे ओके सर, एलएलपी बुक में पढ़ा था मैंने। नहीं, सारे नाम से ही पता चल रहा है। कर्मा की वो उसकी एक की जो ज्यादा काम करता है उसकी। अरे वो, हे भगवान, तुम एचयूएफ को खिचड़ी क्यों बना रहे हो बच्चों? एक और होता है एचयूएफ। इतनी खिचड़ी मत बनाओ। आप बात कर रहे हो एचयूएफ की। अरे ऋषभ बोल रहा था, ऋषभ बात सुन ले। अरे एक ऑफ नहीं सर, एचयूएफ की नहीं कह रहा था, इसी की कह रहा था। उसमें तो पता है खड़ता की होती है लिमिटेड। अब सुन लो, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में एचयूएफ बनता है। हिंदू फैमिलीज होती हैं। हिंदू फैमिली में कौन शामिल होता है? जैन, बौद्ध और हिंदू। अरे बात समझ में आ रही है? जैन, बौद्ध और हिंदू यही शामिल हो सकते हैं। दीपांशु? यस सर। और कोई शामिल नहीं हो सकता। और इसमें एक जो सारे डिसीजन लेता है उसे बोलते हैं कर्ता। बाकी सब क्या कहलाते हैं? को पर्सन। अनन्या बात समझ में आ रही है? पढ़ा हुआ आपने? Yes, sir. बाकी सब को पर्सन।
को पर्सन कहलाते हैं। को पर्सन नहीं समझ में आ रहा तो को ओनर कहलाते हैं। को ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। याद हो गया अनन्या? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है, HUF बनाने के लिए क्या होना चाहिए? दादा दादी नाना नानी पापा चाचा ताऊ बच्चे क्या 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 होने चाहिए बताओ? खानदान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सर 3 जनरेशन एंसेस्ट्रल और प्रॉपर्टी ancestral इनहेरिट कर property। रखी हो तो बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। दीपांशु थोड़ा लाउडली बोलो, क्या कह रहे हो? सर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी होनी चाहिए। नहीं नहीं, और अरे मैं प्रॉपर्टी की बात छोड़ो, ये बताओ मेंबर कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? सर बस 3 जनरेशन के मेंबर शामिल हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अरे तुम ये बताओ, हस्बैंड और वाइफ के HUF बना सकते हैं? ऐसे समझो, क्वेश्चन वाला ऐसे पूछेगा। सर उनके पास प्रॉपर्टी हो, फिर इनहेरिटेड तो बना प्रॉपर्टी पे सकते जा हैं। रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ आदमी 1 रुपया भी ना कमाए तब भी HUF बना सकता है। 1 रुपया भी ना कमाए, इसमें प्रॉपर्टी की बात ही नहीं हो रही है, तब भी HUF बन सकती है। HUF एक आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे कमाई हो या ना हो, असेट्स हो या ना हो, HUF फॉर्म की जा सकती है। हिंदू जैन बुद्धिज्म के बीच में तो ये HUF में क्या हस्बैंड वाइफ HUF बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है। नहीं बना सकते भैया। यस सर, बना सकते हैं। नहीं बना सकते? अरे कौन कौन बना सकते हैं? दादा दादी नाना नानी बना सकते हैं मिलके सारे 50 लोग 70 लोग? दादा दादी नाना नानी नहीं बना सकते, मतलब उनके बच्चे भी होने चाहिए ना। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये 3 कॉम्बिनेशन चाहिए, नहीं तो HUF नहीं बनेगी। दिवांशु बात समझ में आ रही है? क्या सर? हस्बैंड वाइफ और बच्चे, खाली हस्बैंड और वाइफ HUF बना ही नहीं सकते जब तक बच्चे ना हो। अच्छा, ओके हस्बैंड सर। वाइफ बच्चे, अब ध्यान से सुनते जाओ, बात पूरी बोलूंगा। हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये एसोसिएशन होता है HUF। बच्चे नहीं है तो HUF नहीं बन सकती। और जब हस्बैंड वाइफ बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों के बच्चे शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे। और बच्चों में बात करता हूं मेल और फीमेल। अगर फीमेल है तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई है या 18 साल से बच्चा छोटा है तो HUF में शामिल है। शादी होते ही HUF से बाहर। फीमेल की बात कर रहा हूं सर लॉ बदल चुका है सर, अब शादी होने के बाद भी होती है। अच्छा, तो ये वाली बात आप चेक कर लेना। और मेल में है जी, सर वो तो दयाबाग और मिताक्षरा होते हैं ना। है जी, दयाबाग वेस्ट बंगाल। सर दयाबाग और मिताक्षरा वो तो पार्ट होते हैं ना, 2। दयाबाग वेस्ट बंगाल में, उसमें वुमेन भी होती है, मिताक्षरा में नहीं होती। अब पता नहीं, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही ऋषभ क्लियर। आज ना हमारे पास थोड़ा स्पीकर सर वो प्रॉब्लम है। दया भांगा की बात कर रहा है, दया भांगा कुछ एक इसका पार्ट होता है। और जो मेल होता है, मेल का क्या होता है? अगर लड़का हो तो घर में, तो मैरिड हो अनमैरिड हो शामिल होता सर है। मेरे को सर ये बताइए कि 3 जनरेशन तक शामिल हो सकती है, मतलब एक जनरेशन जिसका करता होगा सबसे बड़ा, उसके बाद बच्चे और क्या कहते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, कुछ उसके गड़बड़ बाद है, शामिल नहीं हो सकते। इसको अपडेट करना। हिंदुस्तान में HUF 3 जनरेशन से आगे चली नहीं है, कोई एग्जांपल ही नहीं है। अगर मैं धीरू भाई अंबानी की HUF की बात करूं तो 2 जनरेशन में ही खत्म हो गया, बच्चों में बंटवारा हो गया और टुकड़े हो गए HUF के। अच्छा, आप समझ पर रहे 3 हो? जनरेशन मैक्सिमम नहीं होता? अरे हमारे पास हिंदुस्तान में 3 जनरेशन से आगे HUF सक्सेसफुली अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए HUF को लेकर। क्लियर है बच्चे? हस्बैंड वाइफ बच्चे होना यस सर, कंपलसरी है HUF में। क्लियर? यस सर। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा था रजिस्ट्रेशन किसका कंपलसरी है। हमारी यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रही है उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। अरे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर, आए ना बोलो, बिजनेस। So business. बिजनेस। आए ना अगला क्वेश्चन आपके लिए। इन प्रैक्टिस सम एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इनहेरिटेड इन। तो सर्विस एंड बिजनेस दोनों नहीं आना चाहिए? सर्विस एंड बिजनेस भाई सर्विस में तो देखो, सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा है सर, वो सर्विस में ये बहुत तो सारे एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है ना, एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयर के ऊपर वाइडली तो ये कहेंगे कि जरूरत आज नहीं की है। डेट में क्लर्क वाली जॉब भी चाहिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो लोग, उसके बगैर आप जॉब पर नहीं जा सकते। अब हालांकि एक्सेप्शंस हैं कि कुछ काम बिना किसी क्वालिफिकेशन के भी किए जा सकते हैं। देखो बिजनेस में तो 100% ट्रुथ है, क्वालिफिकेशन हो या ना हो बिजनेस कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है।
ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, ओके सर। मोस्ट Okay, sir. एब्सोल्यूट यहाँ बिजनेस वाली बात है। तो अगला क्वेश्चन, दीपांशु, इन प्रैक्टिस सम एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इनहेरिटेंट इन, बिजनेस। कौन बोलेगा? और कोई आए ना? सर सेम ही लग रहा है हाँ बिजनेस। सेम ही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अनन्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? क्या बढ़िया बात है, सामने देख के बताना अनन्या। So Wipro Group. अरे स्टाफ सिलेक्शन एसएससी का डिपार्टमेंट, दीपांशु समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, सर वो स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का State. डिपार्टमेंट है जो जॉब प्रोवाइड करती है, एग्जाम कंडक्ट करती है, फिर लोगों को जॉब देती है। एसएससी, इलेक्शन कमीशन, आपको क्या मालूम है। क्या जॉब्स देती है सर ये एसएससी? एसएससी तो क्वालिफिकेशन सारे एग्जाम कंडक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें 12th के बेसिस पर कोई बच्चा जॉब भरेगा तो क्लरिकल जॉब मिलेगी। क्लरिकल में भी अलग अलग स्केल होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। बात समझ में आ रहा है दीपांशु? ग्रेजुएशन के बेसिस पर असिस्टेंट यस ऑफिसर है। सर। तो ये एसएससी एग्जाम अच्छा, सबका लेती है एसएससी? हाँ, सबका एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे आते हैं जी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहा बच्चों? विप्रो ग्रुप। अरे विप्रो ग्रुप के सीईओ बता दो आजकल जो हेड कौन है? रिशद? T Delaport. नहीं नहीं, हाँ सीईओ ठीक है। अरे मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। रिशद? प्रेम रिशद प्रेम जी। हेडक्वार्टर बता दो। बेंगलुरु। बेंगलुरु। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दो विप्रो का। 1945. क्या बढ़िया भैया, चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई हैं। तो आज की क्लास यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में टॉपिक को आगे चलाएंगे बच्चों।